Hello everyone, my name is Pankaj Kumar Singh. I am a second BPT student in a Government Medical College of Kolkata. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपने जेनपास यूजी एग्जामिनेशन में क्या क्या फॉलो किया और प्रिपेयर किया जिसकी वजह से मेरा जेनपास यूजी एग्ज़ाम क्लियर हुआ। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरी के 2 महीनों में मैंने क्या क्या किया जिसकी वजह से मेरा एक अच्छा रैंक आ पाया और जिसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे जेनपास यूजी के स्कोर और रैंक से। तो जेनपास यूजी 2022 में मेरा स्कोर था 49 आउट ऑफ 115 और मेरा रैंक था 457। आई एम अज्यूमिंग सबका प्लान बी जेनपास यूजी एग्जामिनेशन होता है। प्लान ए जनरली सबका नीट होता है। मेरा भी प्लान ए नीट ही था और प्लान बी जेनपास यूजी एग्जामिनेशन। प्लान ए यानी कि नीट मेरा एक मिनिमम रैंक से क्लियर नहीं हो पाया जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया एमबीबीएस के लिए। पर मेरा जेनपास यूजी एग्जामिनेशन क्लियर हो गई जिसकी वजह से मैंने बीपीटी में एडमिशन ले लिया। अब बात करते हैं जेनपास यूजी एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स पे। जेनपास यूजी 2024 में 5 सेक्शंस है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और इंग्लिश। जेनपास यूजी 2022 के पहले 3 सेक्शंस हुआ करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस हुआ करते थे, फिजिक्स में 25 हुआ करता था, केमिस्ट्री में 25 हुआ करते थे। और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स था और नेगेटिव मार्किंग 0.25 था जिसकी वजह से 200 मार्क्स में एग्जाम हुआ करता था। पर जेनपास यूजी 2022 से यानी कि जिस साल मैंने जेनपास यूजी का एग्जामिनेशन दिया है उस साल से करिकुलम में चेंज आ गया और इन्होंने 5 सेक्शन किया जहाँ उन्होंने 2 नए चीज़ें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और इंग्लिश को शुरुआत किया। तो जिस साल मैंने जेनपास यूजी एग्जामिनेशन दिया था उस साल PYQ एज सच नहीं थी नए पैटर्न पे। पुराने PYQs डेफिनेटली अवेलेबल थी तो PYQ के नाम पे मैंने पुराने PYQ किया था। पर थोड़ा दिक्कत तो हुआ था क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से सिर्फ 5 सेक्शन तो थे, साथ ही साथ पहले जो 3 सेक्शन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 2 सेक्शंस एक्स्ट्रा हुआ करते थे। यानी पहला सेक्शन में ये था कि नेगेटिव मार्किंग है यार, एक आंसर सही है, और दूसरे क्वेश्चन सेक्शन में ये था कि एक आंसर सही है या फिर एक से ज़्यादा सही है पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर आपको पूरे मार्क्स मिलने के लिए आपको पूरा सारे के सारे आंसर्स को टिक करना पड़ेगा जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था। बिकॉज मैंने एज सच ऐसा कोई एग्ज़ाम पैटर्न पे एग्ज़ाम नहीं दिया था तो मैंने अपने टीचर से हेल्प लिया था कि ऐसे वैसे क्या करना है। तो सर ने बोला कि ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं करना होगा, बस ध्यान देकर करना है और मार्क करना है और हो जाएगा। जहाँ तक बात है कि मैंने कहाँ से 5 सेक्शंस के लिए पढ़ाई किया। बायोलॉजी के लिए मैं NCERT फॉलो करता था जब नीट के लिए भी, और उसी NCERT को मैंने दोबारा पढ़ा जेनपास यूजी के लिए भी और उसी से मैंने बायोलॉजी का एग्जाम दिया। फिजिक्स के लिए मैंने एलन का नोट्स फॉलो किया था काफ़ी स्ट्रांगली, साथ साथ आकाश के कुछ नोट्स थे वो भी मैंने फॉलो किया था जो मैं नीट के लिए भी कर रहा था और वही मैंने जेनपास के लिए भी किया। और जहाँ तक बात है मैंने केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैंने NCERT पढ़ा था। और फिजिकल के लिए मैंने ऑब्वियसली एलन का नोट और आकाश का नोट पढ़ा था। और साथ साथ मैं जहाँ ट्यूशन ले रहा था वहाँ पर सर का काफ़ी अच्छा नोट्स हुआ करता था केमिस्ट्री का, वो नोट्स भी मैंने फॉलो किया था। और बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने एक रैंडम यूट्यूब चैनल को फॉलो करना शुरू किया था जहाँ वो डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन इंग्लिश के देते थे। अब इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश में जो सिनोनिम एनोनिम्स आते हैं, जंबल वर्ड्स आते हैं, एरर्स आते हैं, और मतलब इन 4-5 चीज़ों के आसपास ही आते हैं। तो इन 4-5 जगह बेस के ऊपर इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस वो पोस्ट किया करती थी और काफ़ी सारे क्वेश्चन दिया करते थे। उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था या मैं अपने फ्री टाइम में उनको देखा करता था कि कैसे कैसे इंग्लिश में कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। ऑल्सो मैं स्टोरी बुक्स पढ़ा करता हूँ काफ़ी, तो वहाँ से इंग्लिश वाला एंगल थोड़ा सा बेहतर था। बात करते हैं रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। रीजनिंग इंग्लिश के लिए भी सेम मेरे पास यूट्यूब चैनल पे मैंने एक रैंडम चैनल को फॉलो करना शुरू किया था और वहाँ पर वो रीजनिंग के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिया करते और वहाँ से मैंने रीजनिंग के लिए भी प्रिपेयर किया। अभी तो काफ़ी सारी बुक्स आ गई हैं मार्केट में जेनपास यूजी के रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए। तो अगर आप एक बार गूगल करेंगे फ्लिपकार्ट या कहीं भी अमेजोन कहीं भी, तो आपको काफ़ी सारे बुक्स मिल जाएंगे जिनको आप खरीद सकते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप रीजनिंग और इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। हमारे वक्त में वैसा कुछ नहीं था बिकॉज एकदम नया पैटर्न था और वैसा कुछ निकला नहीं था उस वक्त, तो थोड़ा दिक्कत तो हुआ था। पर पुराने PYQ से मैंने क्या कर लिया था और यूट्यूब से काफ़ी हेल्प हुआ था। आखिरी के 2 महीनों में मैंने क्या क्या किया। आखिरी के 2 महीनों में मैं बोलूँगा जो मैंने किया वो आप अगर करना चाहें तो ज़रूर करिए प्लीज़।
तो जनरली जनपास यूजी के एग्ज़ाम में और नीट के बीच में 2 महीने का गैप होता है। तो जनपास यूजी एग्जामिनेशन जनरली नीट के बाद ही होता है। नीट के 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद ही होता है। जिस तरह इस साल नीट का एग्ज़ाम 5 मई को है और जनपास यूजी का एग्ज़ाम जून एंड पोस्ट प्रोबेबली 30th को है। तो काफ़ी समय है। इस टाइम पे आप जिस तरह बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप नीट के लिए कर रहे थे, उसी तरह आप उसको रिवीजन में रखिए और इंग्लिश और रीजनिंग को एक स्पेशल टाइम दीजिए। रीजनिंग और रीजनिंग में मिनिमम 2 घंटे तो आप दिन में दीजिए उनको, दोनों के लिए 2-2 घंटे यानी 4 घंटे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है जनपास एग्जामिनेशन में। अगर आप थोड़ा सा बेहतर करके जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाए, थोड़ा सा ठीक से पढ़ के जाए, तो इंग्लिश और रीजनिंग बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाती है। प्लस इंग्लिश और रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होने की वजह से आपका टोटल स्कोर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका रैंक भी कमेगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंग्लिश और एग्जाम के दिन पे भी इंग्लिश और रीजनिंग को एक स्पेशल टाइम देना है। इंग्लिश और रीजनिंग को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं बोलूँगा 50 मिनट्स में आप पहले 3 सेक्शंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आपको आता है, जिसको लेके आप श्योर हैं, वो आप प्लीज़ कर लें। बाकी बचे जो 40 मिनट्स हैं वो आप इंग्लिश और रीजनिंग को दें। आप काफ़ी ध्यान से इंग्लिश और रीजनिंग को सॉल्व करें, बिकॉज काफ़ी कुछ ट्रिक्स होते हैं वहाँ पे जो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं और गलती से गलत हो जाता है। उनको फॉलो करिए और इंग्लिश और रीजनिंग को डबल चेक ज़रूर करिए एग्जाम में OMR फिल करने के पहले। इंग्लिश और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको अगर ध्यान से करेंगे, ध्यान से हर एक वर्ड पढ़ेंगे, तो आप उन ट्रिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे और इंग्लिश और रीजनिंग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। आई रिपीट, इंग्लिश और रीजनिंग को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इंग्लिश रीजनिंग को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बिकॉज इंग्लिश और रीजनिंग ही स्कोर चेंजिंग फैक्ट होता है मोस्टली जनपास यूजी एग्जामिनेशन में। और इंग्लिश रीजनिंग की वजह से आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है, काफ़ी अच्छा स्कोर मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका रैंक काफ़ी कम हो सकता है और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज साथ साथ आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है वो कोर्स मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ तक बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ हर साल ही बढ़ रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था उस साल पैटर्न को लेकर लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे, अब लोग अवेयर हो गए और अवेयर के साथ अब विथ एवरी पासिंग ईयर जनपास यूजी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस साल मैंने दिया था मोस्ट ऑफ 75,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। इस साल अभी जहाँ तक मैंने सुनने में आया है अप्रॉक्सीमेटली 90K के आसपास लोग एग्जाम दे रहे हैं जनपास यूजी एग्जामिनेशन। और लोग अब अवेयर हो गए हैं कि किस तरह जो पैरामेडिकल फील्ड है या नर्सिंग है या जो अलाइड हेल्थ साइंस के जो कोर्सेज है वो काफ़ी अच्छे हैं और उनमें भी काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं लोग। तो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल में ही। तो अगर आप मैं बोलूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 65 to 70 मार्क्स आप टारगेट करके चलें, तभी आपका एक सेफ स्कोर होगा और आप उसी सेफ स्कोर के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा रैंक भी आएगा और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। जनपास यूजी एग्जामिनेशन काफ़ी पास है एंड आई एम होपिंग कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जनपास यूजी एग्जामिनेशन और आई होप यू गाइज रॉक। थैंक यू, बाय।